जय हिंद दोस्तों। स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022, यानी ये जो आपका आज का सेशन होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा मैथमेटिक्स का, जो मैट्रिक के परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और उसी के आधार पर एक सेट बनाया गया है जो हूबहू आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाले हैं उसी तरह के मॉडल हैं। चलिए, जिस तरह से आपको वहाँ पर देगा उस तरह से एकदम यहाँ पर भी लिखा गया है। जैसे एक तरफ यहाँ पर क्या है जी, तो विषय कोड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ है, यानी टोटल जो प्रश्न होगा उसका जो अंक होगा यानी मार्क्स होगा, टोटल 100 मार्क्स का मैथ होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे समय जो दिया हुआ है ये 3 घंटे 15 मिनट होंगे। उसके बाद जो कुल प्रश्नों की संख्या होगा 100 जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन याद रखिए कि उसमें से आपको बनाना कितना है, तो बनाना 50 ही है। ठीक है। अब उसमें है कि क्या हम सीरियल वाइज से बनाते चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी 100 प्रश्न में से जो भी आपको प्रश्न आ रहा है उसी को बनाना है। और जब आपको OMR शीट दिया जाएगा, उस OMR शीट में जिस नंबर का, मान लीजिए कि आपको 1 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है और 4 है, 5 है, इस तरह से। लेकिन हमको देखिए 1 आ रहा है तो हम 1 का मान लीजिए कि A लिख दिए। 2 नहीं आ रहा तो छोड़िए, कोनो बात नहीं है। 3 आ रहा है, 3 का मान लीजिए कि C सही है तो C लिख दिए। इस तरह से 5 का मान लीजिए कि D लिखना है तो D लिख दिए। मान लीजिए 4 का हमको आ रहा है, इसका C है तो इसका भी C लिख दिए। यानी जो प्रश्न आपको आएगा उस प्रश्न का आपको हल करना है, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है। यानी इस तरह से करके आपको टोटल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है, OMR में अपना भरना है। ठीक है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद 30 जो प्रश्न होंगे, ये होंगे 2 नंबरीय प्रश्न, 2 अंकीय प्रश्न होंगे। लेकिन इसमें से आपको बनाना कितने हैं, तो इसमें से भी आपको 15 ही बनाना है, जो आपको आसान लगे, जो आप बना सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए 2 ही अंक मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी प्रश्न उसमें बना सकते हैं। 15 क्वेश्चन चुन करके उसमें से बना लेना है जो आपको आसान लगे। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको मिलेंगे 8 प्रश्न। जो ये 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 नंबर अंकित होंगे। लेकिन इसमें से भी आपको बनाना कितने हैं, तो आपको टोटल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और इस तरह से आपका टोटल 100 नंबर के क्या हो जाएंगे जी, क्वेश्चन बनेंगे, यानी टोटल। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो वो टोटल 138 क्वेश्चन रहेंगे। आई होप कि आपको इतनी बातें बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और आगे आपको इस तरह से निर्देश दिया होगा, जैसे लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स। उसके बाद इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। करे परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी 10 अंकों का अवश्य लिखें। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है। होता ये है कि जब आप बनाते हैं प्रश्न, तो वहाँ पर अगर आप चीटिंग कर रहे हैं किसी नोट्स वगैरह या गाइड से या कोई भी गेस पेपर से अगर देखते हैं,
तो अगर बट्टा में अगर लिखा हुआ रहता है तो उसको आप बराबर करके इसे लिख दिया जाता है। देखो उसमें ऐसे कट करके नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उस तरह से देखने वाले यानी जो टीचर्स होंगे उनको साफ साफ पता चल जाता है कि ये बच्चा कहीं से छाप कर लिखा हुआ है। तो आपको इसका ध्यान हमेशा रखना है कि उसको काटना ज़रूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। यानी जो भी प्रश्न होंगे उसके इस साइड में क्या होते हैं जी, अंक दिए हुए रहते हैं। प्रश्न के सामने अंक, जैसे 2 नंबर यहाँ होगा तो यहाँ पर 2 रखते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, एक अ और एक ब। खंड ए, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर देखिए कह रहे कि 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर। चलिए ये सब हम आपको समझा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है परीक्षा में कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। वर्जित मतलब मना है। तो आपको पता है कि परीक्षा में आपको कोई भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यानी डिवाइस नहीं लेकर जाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खंड अ। खंड अ में क्या है जी, 1 से 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यानी इसमें विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे, और उसमें से आपको चुनकर 50 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो चलिए इस 50 प्रश्नों को हम लोग 2 पार्ट में, 2 वीडियो में हम लोग हल करेंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में हल करेंगे। आज 50 प्रश्न का हल करेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आपका ये जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्नों को आसानी वे में, यानी कि बहुत ही इजी वे में किस तरह से बनाया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसको आप झटके से बना सकते हैं, ऑप्शन से बना सकते हैं। कुछ में आपको फॉर्मूलाज लगाना है, यानी कि ज़्यादा लार्ज आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं देर न करते हुए। और ये आपका पहला प्रश्न है, और आपको प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या को कंपोजिट नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो ऐसे संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसको हम कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या कहते हैं। तो वैसे संख्या देखिए, 1 में 1 को छोड़कर किसी से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ। 2 जो है 2 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके, 2 और 1 के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 जो है इसमें भी 3 और 1 को छोड़कर किसी और से भाग नहीं लगेगा, यानी हमारा आंसर होगा 4। अब चलिए, ये तो हमको पता था कि 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 में 2 से भी भाग लगेगा, और 4 में खुद 4 से भी भाग लगेगा। तो आप समझ चुके हैं कि जो संयुक्त संख्या होता है वो क्या होता है जी। तो संयुक्त संख्या होता है वैसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पाई है। तो आपको बता दें, पाई जो है, पाई का एक तो वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, लेकिन ये लगभग मान होता है 22/7 लिखना है ना। 22 क्या है जी, 7 है, 22/7, सॉरी यहाँ पर 2 है जी। देखिए 22/7, लेकिन ये लगभग मान होता है। और एक और मान होता है, लिखता है 3.14, ये भी लगभग ही मान है, ठीक है। यानी हम पाई का वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है जी, तो अपरिमेय संख्या है। तो पाई याद रखिएगा हमेशा, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पाई कौन सी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। और इसके साथ में आपको बता दिए हैं कि परिमेय जो भी होगा
एक मान लीजिए कि परिमेय हो गया, एक परिमेय हो गया और एक अपरिमेय, यहाँ लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या हो गया और एक अपरिमेय हो गया। इसके साथ में अगर जोड़ का चिन्ह हो, घटाव का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, अगर कोई भी ऐसा चिन्ह है तो रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा जी? अपरिमेय ही मिलेगा। तो आज के बाद कभी भूलना नहीं है, परिमेय संख्या के साथ में अगर अपरिमेय है और उसके बीच में कोई भी चिन्ह हो, जोड़ का चिन्ह हो, घटाव का चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो, तो वह संख्या को भी क्या बना देता है? अपरिमेय बना देता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर भी देखिए इरेशनल नंबर कह रहा है। यानी अब देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं तो ये दिया हुआ है 3/4, लेकिन रूट अंडर लगाया है। मतलब क्या हुआ कि 3 को हम लोग 4 काटेंगे तो 3 चौका 12, यानी रूट अंडर 1/4। आपको पता है 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो ये 1/2 हुआ, तो ये अपरिमेय नहीं हुआ। चलिए 2 से काटेंगे तो ये आ गया 5, यानी आ गया 1/5 रूट अंडर। यानी कि आपको पता हो गया कि अब 5 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये सीधे हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि यही आंसर हमारा होगा, क्योंकि 1/√5 है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। चलिए इसको देखते हैं, अगर सी को तो ये कट जाएगा, यानी 1 और √1 का मान 1 लिख सकते हैं। अभी देखो √2 में √2 से गुना करेगा तब वैल्यू इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो है यही अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कह रहा है कि दो संख्याओं के लश मश बराबर हैं तो संख्याएं होंगी। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमेशा क्या होगा जी? बराबर होगा। अब कैसे? तो सोचिए, अगर मान लेते हैं आप कि लसा भी उसका और मसा भी बराबर है। अगर हम सपोज डेट लेते हैं कि 2 और 4 संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर इसका लसा जो होगा क्या हो जाएगा जी? लसा जो होगा वो तो 4 होगा, लेकिन इसका मौसा जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? तो 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर नहीं ना हुआ जी, एक 4 हुआ और एक 2 हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो भी होना चाहिए क्या होना चाहिए? लसा और मसा बराबर होना चाहिए। तो देखिए अगर इस तरह से हम लिखते हैं, अगर यहाँ पर हम लेते हैं 2 और 2, तो देखिए इसका लसा भी क्या हो जाएगा जी? 2 ही होगा, और इसका मसा भी क्या हो जाएगा? तो 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यानी आंसर क्या होगा आपको पता हो गया, यानी कि बराबर हो जाएगा। चलिए एक और मज़ेदार सवाल देखते हैं और देखिए ये कह रहा है कि 0.29 और रेकरिंग किस पर है जी? रेकरिंग जो है उस 2 और 9 दोनों पर है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करिएगा कि जितना है उतना लिख दीजिएगा, भुला जाइए कि दशमलव है और भूल जाइए कि रेकरिंग है। तो क्या है? तो यही होगा, यानी कि 29 हुआ। अब इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है जी? तो जिस पर रेकरिंग नहीं है तो वैसे तो 0 है, तो 0 आप करिए चाहे मत करिए, कोई अंतर नहीं होगा। चलिए बट्टा में क्या लिखते हैं? तो बट्टा में उतना 9 लिखेंगे जितने अंक पर रेकरिंग होगा। तो 2 अंक पर रेकरिंग है, इसका मतलब हम कै गो 9 लिखेंगे? 2 गो। इसके बाद इसमें देखा जाता है कि जो दशमलव है, दशमलव के दाहिने साइड कोई ऐसा अंक है जिस पर रेकरिंग नहीं है। अगर ऐसा है तो उतना 0 यहाँ पर लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए 0 नहीं लगेगा। अब इसको देखते हैं कि कटने वाला है कि नहीं संख्या। तो आपको लग रहा है कि नहीं कटने वाला है, इसका मतलब वही हमारा आंसर होगा जो 29/99 होगा। तो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से याद रखिए, ये जितना ये रेकरिंग वाला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देना होता है कि दशमलव नहीं है और रेकरिंग नहीं है तो जो संख्या है उसको यहाँ पर लिख देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करना पड़ता है वैसी संख्या को जो जिस पर रेकरिंग नहीं हो। तो ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, 0 है तो 0 माइनस करे या ना करे कोई बात नहीं है।
फिर हम देखते हैं नीचे जितने अंक पर एक रिंग है उतना 9 लिखते हैं, तो 2 अंक पर एक रिंग था इसलिए 2 को 9 लिखे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के दाहिने साइड कोई ऐसा अंक छूटा है जिस पर एक रिंग नहीं हो, उतना 0 लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है ऐसा, इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं लास्ट में कि कटने वाला है कि नहीं है। अगर कटने वाला रहता तो काटते, नहीं कटने वाला है इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न है तो आप बिल्कुल छोड़कर नहीं आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1 माइनस साइन एफ स्क्वायर 60 डिग्री। तो आपको याद होगा कहीं भी अगर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर नहीं बताया गया है तो आप फार्मूला लिखिए और हमारे साथ और सिखा देंगे हम। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से एक फार्मूला देखिए यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में दिख रहा है, अगर 1 है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए। और यहाँ पर अब हम ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या लगाइएगा, तो 60 डिग्री लगाइएगा। और 60 कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए 1/4 कहाँ है, ऑप्शन सी में हमको दिखाई दे रहा है कि 1/4 है, इसलिए हमारा आंसर 1/4 होगा। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बता दिए हैं कि दशमलव प्रसार अगर आप सीखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो यहाँ पर सीखिए। ध्यान से एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और ध्यान से सीखना है कि अगर किसी भी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार देखना है तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहले तो ये ध्यान दीजिएगा कटने वाला है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 7/40 नहीं कटने वाला है, 5/21 भी नहीं कटने वाला है, 23/196 है ये भी नहीं कटेगा और 31/121 है ये भी नहीं कटेगा। तो हम दूसरा स्टेप क्या लेते हैं, दूसरा स्टेप ये देखते हैं कि जो उसका हर है, हर के गुणनखंड में या तो 2 के पावर n होना चाहिए अगुणे या तो 5 के पावर m होना चाहिए। यानी ऐसा है तो समझेंगे कि वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा जी, शांत होगा। और कोई भी इसमें दूसरा अंक आ गया तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। यानी या इसका ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है केवल 2 ही रहे, या ये भी हो सकता है केवल 5 ही रहे, तो भी क्या होगा जी, शांत होगा। ये 3 कंडीशन आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा तो आपका सवाल छूटने नहीं जा रहा है। अगर इससे बाहर कोई भी अगर इसमें अंक आ गया तो उसको समझिएगा कि उसका दशमलव प्रसार का हो जाएगा जी, अशांत होगा। चलिए इसको हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पर 40 है। आपको पता है कि 40 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8×5 = 40। और देखिए 8 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर 3 आ जाएगा और ये 5 है, तो इसका मतलब क्या है जी, 2 और 5 के ही गुणनखंड के रूप में आया, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले हम लोग देखते हैं यहाँ पर। और 21 है। अब बताइए 21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 7 तरीके 21। यहाँ पर दोनों का दोनों संख्या जो है शांत वाले जो कसौटी है उससे बाहर आ गए हैं, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा जी, अशांत होगा। अगर हम तीसरे नंबर के देखते हैं ऑप्शन तो 196 है, इसको भी अगर हम लोग करते हैं
तो देखिए 14 का स्क्वायर का हो जाता है 196 होता है, और 14 को तोड़ेंगे तो 7 दूना 14 यानी 7 आ गया। इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा। 121 को देखते हैं तो 121 को आपको पता है ये 11 का स्क्वायर है, इसका मतलब 11 आ गया, इसका भी दशमलव प्रसार अशांत होगा, यानी ऑप्शन जो होगा हमारा ए सही हो जाएगा। बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या होता है, देखिए लेट हो लेकिन आप समझिए कि फिर ऐसा प्रश्न है तो गड़बड़ नहीं हो, यानी हमको देखना होता है। ये फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, देखते देखते देख लीजिएगा कि कोई ऑप्शन कटने वाला तो है नहीं, अगर कटने वाला है तो इसको काट दीजिएगा, अगर नहीं कटने वाला होगा तो उसको छोड़ दीजिएगा। जब देखेंगे कि अब नहीं कटने वाला है तब देखेंगे उसके हर का गुणनखंड, और उसके हर के गुणनखंड में क्या ढूंढना है, तो 2 के पावर n हो गुने 5 के पावर n हो, या केवल 2 के पावर n हो, या केवल 5 के पावर कोई हो, कोई भी पावर हो सकता है। यह एक क्या है जी, प्राकृत संख्या है। और यहाँ पर जब भी ये कोई भी पावर हो यानी 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर ध्यान देखना है कि पूर्ण संख्या 0 होगा, यानी कि 0 भी है इसका मतलब क्या है, नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाता है। किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है उसका मान कितना हो जाता है जी, 1 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है 3 कंडीशन, अगर ऐसा आप देख ले रहे हैं तो आप आराम से और इजीली वे में बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो चलिए अभी जो हम लोग एम्प्लॉय किए हैं, देखिए 5/8 नहीं कटेगा, 16 जो है ये कट सकता है, ये कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, यानी कि आया इतना। और इसको देखते हैं, ये देखिए हमको चुनना क्या है, तो चुनना है अशांत। आपको लग रहा है ये 5 है, इसका मतलब ई का हो जाएगा जी, 5 है इसका मतलब इस शांत हो गया, ई शांत हो गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा का नहीं होगा। अब चलिए ये 8 है, तो इसका केवल 2 के पावर का होता है जी, 2 के पावर 3 होता है, इसका मतलब यो का है शांत हो गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब देखते हैं ये इन दोनों में, तो ये देखिएगा अगर 343 है तो आप काट कर चाहे 500 इसको देख लीजिए, तो इसको अगर आप काटिएगा 19 से तो ये कटने वाला है नहीं, तो अगर 500 अगर 12 को आप करके देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ये 4 से कट सकता है, तो कटिए, 4 एकम 4 हो गया, और ये 4 दूना 8 हो गया, और ये बच गया 3, और 3 हो गया तो आपका 4 8 32 हो गया। फिर अगर 4 से कर रहे हैं तो 4 3 12, 4 दूने 8, फिर यानी कि इसमें जो होगा केवल और केवल 2 के ही पावर होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी, तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणनखंड जब करेंगे तो इसमें दूसरे संख्या आ जाएगा, यानी अब हम कह सकते हैं कि अगर हम ऐसे सीख गए हैं तो हम आसानी से ऐसे प्रश्न शांत अशांत वाला बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात बताना है। तो जब हम 400 का करते हैं इस तरह से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो मान लीजिए कि हम 2 से करते हैं, चलिए 5 ही से पहले कर दिया जाए, तो 5 से अगर करते हैं तो 5 8 40, एक 0 बच गया, फिर 5 से करते हैं तो 16 5 80। अब तो 5 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब जो हमको ढूंढना था वो तो मिल गया। क्या मिल गया जी, तो यहाँ पर 5 का पावर क्या हो जाएगा, तो 2 बार 5 आया है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही होगा एकदम 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वो आपसे कह रहा है कि 130 को 15 गुने 8 प्लस 10 लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पर अगर यूक्लिड विभाजन का हम लोग थोड़ा सा देखें झलक, तो इसको हम बड़ी संख्या को ए कहते हैं, छोटी संख्या को बी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी है। इसका जो मशा है यहाँ पर कह रहा है कि उतना ही होगा जितना कि मशा एक्स और वाई का होगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जो 130 और 15 का मसा होगा वही मसा एक्स और वाई का होगा। तो आप बताइए कि उस एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। तो पहले हमारा काम होगा कि इन दोनों का मसा देख लीजिए कितना होगा। तो हम जब देखते हैं तो 130
को हम लिख सकते हैं 13 और गुने 10। अब फिर हम देखते हैं कि इसके फैक्टर तो कर ही नहीं सकते हैं, तो इसका फैक्टर करिए, तो इसको करना है 5 गुने 2। अब देखिए 15 है, तो 15 का जब फैक्टर करेंगे तो 5 गुने 3। अब दोनों में जो शामिल होता है सबसे बड़ी संख्या, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, वही तो मसो होता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि 5 ही ऐसी संख्या है जो 15 और 130 दोनों को विभाजित करेगा, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है। इसलिए हमारा जो मसा होगा वो 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 तो हुआ इसका मसा, तो इसका भी मसा 5 ही होना चाहिए। अब बताइए कि क्या 15 8 का मसा 5 होगा? नहीं होगा। क्या 130 8 का मौसा 5 होगा? नहीं होगा। क्या 8 और 10 का मौसा 5 होगा? नहीं होगा। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 और 10 हो जाएगा। आई होप कि ये बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे कि रूट अंडर 125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। यानी इसमें कितना से गुणा करें कि ये परिमेय संख्या में बदल जाएगा। तो आप बताइए। आप रूट 125 को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सवाल गलत होने की संभावना है ज़्यादा है। अब बताइए, ये रूट 125 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 25 गुने रूट 25 को हम रूट 125 है, 125 को हम लोग 25 गुने 5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पचे 125 होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 25 है इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्या निकलेगा जी? तो 5 निकलेगा, लेकिन 5 का नहीं निकलेगा तो रूट 5। अब बताइए, इतने को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो ये केवल बचा क्या? रूट 5 का ही ना बचा। तो हम रूट 5 से अगर हम लोग कर दे रहे हैं गुना, तो ये बताइए तो परिमेय बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? तो रूट 5 हो जाएगा। क्या होगा? रूट 5 हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है। तो आई होप कि आपको समझ में, अगले जितने भी पीछे प्रश्न गए हैं वो समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, एक ही बार में आपको फिर जीवन में कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सह अभाज्य उसको कहते हैं जिसका जो HCF होगा, मौसा होगा, 1 होना चाहिए। तो मौसा क्या होना चाहिए? H 1 होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मौसा क्या होना चाहिए जी? तो मौसा 1 होना चाहिए। अगर मौसा 1 है तो वह सह अभाज्य संख्या है, अगर मौसा 1 नहीं है तो सह अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए हम इसमें देखते हैं, कमेंट में अगर आपको लग रहा है कि ये होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है, और फिर हमारा मनोबल तो और बढ़ेगा कि आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं हमसे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस सवाल को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो 9 और 16 है, तो इसमें 1 को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका मौसा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलिए इसमें भी देखते हैं, 15 और 20 में देख रहे हैं कि 5 से भी भाग लग जाएगा, तो इसका मौसा क्या हो गया? 5 हो गया। इसमें देखते हैं अगर हम बढ़िया से, तो 21 चौके 84 होता है। इसका मतलब इसमें 4 से भी लगा, इसमें 21 से भी लग गया, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं तो 7 से भी लग जाएगा। इसका मतलब इसका मौसा तो होगा, तो क्या हो जाएगा जी? सबसे अधिकतम जो होगा 21 होगा। इसमें देख रहे हैं तो 13 पचे 65 यानी 13 हो जाएगा मौसा। यानी अब आपको साफ साफ दिख गया कि आपका आंसर क्या होने वाला है। क्या होगा जी? तो 9 और 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला ही प्रश्न है, और कह रहा है रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या। तो आप याद कीजिए, आपको बता चुके हैं कि जितना घात का बहुपद उतना उसके शून्यकों की संख्या।
जितना घात का बहुपद उतना उसके शून्यकों की संख्या। तो रैखिक का मतलब हुआ कि इसका घात कुछ नहीं तो क्या हो, एक हो। जैसे आपको लिख दें 2x - 3, तो इस चर का जो घात है वो क्या है, कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो यहाँ का है, तो यहाँ एक है, यहाँ का है, एक है। तो इसलिए रैखिक बहुपदों का शून्यकों की संख्या एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात का पूछेगा तो 2 गो, त्रिघात का पूछेगा तो 3 गो हो जाएगा। चलिए अगले हम प्रश्न की ओर चलते हैं। और प्रश्न हमारा कह रहा है कि बहुपद x-1 का शून्यक होगा। तो देखिए ऐसा अगर प्रश्न दे तो आप कुछ नहीं करना है, x बराबर 1 है माइनस में, तो यहाँ 0 रखिए और ये अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा। तो बराबर के इस साइड माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी 1। तो ऐसा प्रश्न दे तो कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है और देखते देखते आंसर करना है। देखना क्या है, यहाँ माइनस में है 1, बराबर को उस जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक -4 हो, 7 हो और द्विघात बहुपद होगा, तो बताइए क्या होगा। तो इसके सुनिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से अगर इस तरह का दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब ये अल्फा बीटा क्या है, तो यही तो शून्यक है द्विघात का, 2 गो अल्फा और बीटा। तो यहाँ रख दीजिए, तो एक रखेंगे x² और यहाँ पर माइनस और अल्फा बीटा, यानी कि -4 और 7 को जोड़िएगा तो क्या होगा, तो 3 आएगा रिजल्ट। तो यहाँ रख दीजिए 3x और प्लस, अब गुना करो इन दोनों को, तो इन दोनों को जब गुना करोगे तो आएगा -28। तो यहाँ रखो -28, ब्रैकेट टूटेगा तो आपको दिखाइए दे रहा है कि x² होगा -3x होगा -28 होगा। अब x² -3x -28, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर। बहुत ही आसान। थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस इस फार्मूला को याद रखना है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतना ही तो करना है, बस आपका आंसर तैयार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। योग दिया है कितना, तो 5, और गुणनफल दिया है कितना, तो 6। कहने का मतलब है तो बहुपद बताना है, फिर वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका वैल्यू 5, तो x² - 5x, x² - 5x 2 गो में है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसा ही कट गया, ऑप्शन सी और डी तो ऐसा ही कट गया, तो बच गया है ए बी। अब ध्यान दीजिए 6 तो प्लस में 6, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए एक फार्मूला बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा पूछे तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा पूछे तो c/a। अब बताइए c का रोल कहाँ से देखेंगे, ये कहाँ से देखेंगे, तो जो आपको बहुपद दिया होगा उसमें से देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि c का रोल जो होता है, जो अचर पद होता है, तो 8 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8। a का रोल जो होता है, जो बहुपद के घात 2 वाले जो गुणांक होंगे, घात 2 वाले चर के गुणांक, तो घात 2 है -y², तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो बट्टा 1 लिखिए। 8/1 का मतलब 8, ऑप्शन खोजिए 8 किस में है, तो 8 1 में है, आंसर हो गया।
कुछ नहीं है, बस आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके दिक्कत होंगे, परेशानी होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उसको सॉल्व करने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। और शेयर कर दीजिएगा ताकि आप ही की तरह कोई और भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और ये सीरीज़ अभी आने वाला है, बहुत सारे हर सब्जेक्ट के सीरीज़ हम लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करें। बस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद x f(x) इतना दिया हुआ है, इसमें वैल्यू क्या रखना है। तो देखिए यहाँ पर x जो है और यहाँ पर देखिए -1। अब आपको साफ साफ दिख गया कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा देना है, -1। चलिए लगा कर देखिए। लगा कर जैसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 है और -1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। माइनस यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, +7 हो जाएगा। और प्लस ये 2 है। अब बताइए 3 7 3 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर खोजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, बस ध्यान रखिए। अब उसका आप शून्यक निकालते रह जाइएगा, नहीं निकलेगा, समय लगेगा ज़्यादा। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उसको आसानी से बनाने का तरीका हम इस वीडियो में सिखाएंगे। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, इससे आपको बेनिफिट तो ज़रूर मिले। ये प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। ऐसे प्रश्न जब भी रहे तो आप क्या करिए, यहाँ पर देखिए 2 पद में है, इसलिए हम क्या करेंगे तो x² - 3 बराबर 0 लिखेंगे और x² बराबर 3 होगा। और स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और जब भी रूट निकलता है तो प्लस माइनस होगा, यानी +-√3। देखिए +-√3 आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32 का हल है। कौन हल है? ऐसे प्रश्न को बहुत ही आसानी से आपको बनाने के लिए इस x और y का वैल्यू यहाँ पर रखिए और देखिए कौन इसको 0 बना दे रहा है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में रख कर देखिए कौन इसको 32 बना दे रहा है। जो बना रहा है वही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए के बारे में चलते हैं, ऑप्शन ए अगर लेते हैं तो देखिए अगर 6 रखते हैं तो 6 छक्का 36, और यहाँ पर अगर 6 रखते हैं तो 6 दूना 12, 36 में से 12 जाएगा, कभी 0 होगा नहीं होगा, ऑप्शन ए खत्म। फिर अगर देखते हैं ऑप्शन बी की ओर देखते हैं तो x का मान 2 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, और ऑप्शन y का मान हम लोग 6 रख रहे हैं तो 6 दूना 12, यानी 12 में से 12 गया तो 0 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए अगला देख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम रख रहे हैं 6 अगर रख रहे हैं तो 6 छक्का 36 और 2 रख रहे हैं तो 2 दूना 4, कभी 0 नहीं होगा। फिर अगर यहाँ रखते हैं 2 रख रहे हैं तो 6 दूना 12 और 2 रख रहे हैं 2 दूना 4, कभी 0 नहीं होगा। यानी कि साफ सुथरा समझ में आ गया कि ऑप्शन बी जो होगा वही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 है और 9x + 9y बराबर 12x + 9y बराबर 15 है और रेखाएं का है समांतर है, तो p का मान बताइए। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कब रेखाएं समांतर होती है, तो समांतर तब होती है जब a1/a2 और बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, यानी पहला और दूसरे चर का गुणांक जो हो बराबर हो, अनुपात में हो, एक समान अनुपात में हो, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं हो, तो हम कहते हैं कि रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अब
यहाँ देखिए इसका 3 गुना है, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो बताइए किसका 3 गुना हो कि 9 हो, तो 3 का 3 गुना क्या होता है जी, 9 होता है, इसलिए आंसर जो हमारा होगा 3 हो जाएगा। खोजिए 3 ऑप्शन में, तो ऑप्शन मिल गया हमारा बी, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल हैं। ध्यान दीजिए, अनगिनत हल कब होता है, जब तीनों अनुपात बराबर हो जाए, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तो देखिए अब ध्यान से, अगर ऐसा है तो अनगिनत हल होता है। तो एक इसका गुणांक का है 5, 1 बटा 5 हुआ, 5 गुना है, ऐसे समझिए। तो इसका भी 5 गुना होना चाहिए। तो 2 का 5 गुना कितना होता है, तो 2 का 5 गुना 10 होता है, आंसर। आगे बढ़ते जाइए। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इस x से गुणा करिएगा तो x स्क्वायर होगा, इधर भी x स्क्वायर है, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है जी, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला बढ़ते हैं। इसमें देखिए, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है और x है तो स्क्वायर होगा ही होगा, और यहाँ पर देखिए 3x ही केवल है, इसका मतलब ये स्क्वायर वाला बन जाएगा। यहीं पे हमारा आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखते हैं, अगर द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 और p बराबर 0 का नहीं हो तो इसका मूल होता है, मूल क्या होगा। तो आपको पता है कि x बराबर फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है जी, तो x का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि b कौन हो जाएगा, तो q हो जाएगा, तो माइनस q, उसके बाद प्लस माइनस, उसके बाद कह रहा है रूट अंडर, तो q स्क्वायर माइनस 4, a का रोल कौन कर रहा है, तो p है, और c का कौन रोल कर रहा है, तो r है। अब खोजिए, माइनस q प्लस माइनस रूट अंडर, अब बट्टा में होता है 2p, 2a होता है, तो 2 यहाँ पर देखिए छूट गया था, और यहाँ पर यहाँ इसके नीचे, यानी हम देखते हैं इसके नीचे जो होना चाहिए 2a होता है, ठीक है, तो 2p हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, तो 2p देखिए, तो 2p 3 गो में है, यानी ये ऑप्शन कट गया, तो ये भी सी में। अब देखिए माइनस क्यू किस में है, तो पहले का ऑप्शन इससे कटा। अब देखिए प्लस माइनस, ठीक है, अब क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो 4pr यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 4pr इसमें है, इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया से इसको कॉपी पर लिख करके सूत्र देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति होगी। जब भी मूलों की प्रकृति की बात करें तो आप डी निकालिएगा। डी का मतलब होता है विविक्तर या विवेशक, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको निकाल लीजिए, 6 छक्का 36, 36 हुआ, माइनस a 6 गुने c 1, कितना हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 चौका 24, 36 में से 24 जाएगा, तो ये देखिए तो प्लस में होगा हमेशा, ये 2 बच गया और ये 1 हुआ, 12 हो गया। और ये देखिए 12 जो है ये प्लस में हुआ, और इसका मतलब ये होता है कि ये 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये क्या हो गया जी, 0 से बड़ा हो गया। ये डी जो हुआ ग्रेटर देन 0 हो गया, और इससे ये होता है कि वास्तविक और असमान हल होंगे, वास्तविक और असमान।